Good morning, Shivam. Switch on your camera and mic both. Yes. Camera सीधा करो जरा. Good. Okay. So you are Shivam. Yeah. Your father is working in Dalmia Cement. Yes, sir. And you are native of which state? Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Okay. Good. Which district? Sir, Allahabad. Allahabad. Okay. Good. Yes. Good. You can switch off your audio and video. Okay. Thank you. So, dear students, just a minute. Yes. So, is the screen visible, beta? Yes, sir. Yes, sir. So, dear students, yesterday we have completed up to this section. Okay, this is the last line. Okay, and what is it? A wave of economic nationalism strengthen the wider nationalist sentiments growing at the time. ठीक है, तो यहाँ तक का हमने अपना सेक्शन क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So now let us come to the next point. What is given here? It is about a new conservatism after 1815. Okay. Now, यहाँ पर क्या है कि हम just a minute, यूरोपियन कंट्रीज की हिस्ट्री के उस पोर्शन को पढ़ रहे हैं जो किसके बाद में, नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद हुआ था. कहने का मतलब ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का रूलर बन चुका था, डिक्टेटर बन चुका था. ठीक है. सो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो एक एक करके फ्रांस के आसपास के जितने भी कंट्रीज थे जो उस समय पर किस रूल में थे, मोनार्कियल रूल में, है ना. हमने एग्जांपल पढ़ा था स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एटसेट्रा. तो फ्रांस के आसपास जितने भी कंट्रीज थे उन कंट्रीज में जो मोनार्कियल कंट्रीज थे उन मोनार्कियल रूल्स को नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, लड़ाई में हरा दिया, युद्ध में हराया और उन कंट्रीज पर क्या कर लिया, अपना कब्जा, कंट्रोल कर लिया. ठीक है. नेपोलियन बोनापार्ट ये चाहता था कि फ्रांस का जो एम्पायर है वो पूरे यूरोप में स्प्रेड अप हो. ठीक है. तो जब आसपास के छोटे छोटे कंट्रीज को नेपोलियन बोनापार्ट ने जीत करके वहां पर अपना रूल एस्टैब्लिश कर दिया. ठीक है. तो हर एक कंट्रीज में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, अपने फैमिली के जो मेंबर्स थे या फैमिली मेंबर्स के अलावा वे लोग जो नेपोलियन बोनापार्ट के काफी नजदीक थे, जिसको बोलते हैं ना चेले चपाटी चमचे, उनको इन डिफरेंट कंट्रीज में एज ए एम्परर अपने अंडर में एस्टैब्लिश कर दिया. नेपोलियन बोनापार्ट ने अब किसके साथ लड़ाई की, ब्रिटेन के साथ. ठीक है. ब्रिटेन उस समय तक अपने बिजनेस के दम पर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेशन बन चुका था. तो नेपोलियन बोनापार्ट को फाइनली किस कंट्री ने हराया, ब्रिटेन ने. किसने हराया, ब्रिटेन ने. गुड. तो नेपोलियन बोनापार्ट को ब्रिटेन ने हराया. दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ठीक है. बट हमारे सिलेबस में क्या है कि नेपोलियन वॉज डिफीटेड. तो जब नेपोलियन की हार हुई, नेपोलियन जब डिफीट हुआ, तो उस समय तक नेपोलियन ने यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था. तो जब नेपोलियन हार गया तो जिन कंट्रीज ने नेपोलियन को डिफीट किया था वो हम आगे नेम पढ़ने वाले हैं, तो
तो उन कंट्रीज ने क्या किया, नेपोलियन के जीते हुए जितने भी इलाके थे उन इलाकों में दोबारा क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, मोनार्कियल रूल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। यहां तक बात आई समझ में? यस सर, यस सर, Yes, sir. सो नेपोलियन के डिफीट होने के बाद, नेपोलियन के हारने के बाद में जिन पावरफुल कंट्रीज ने नेपोलियन को हराया था, उन कंट्रीज ने नेपोलियन के द्वारा जीते गए इलाके में दोबारा से क्या एस्टैब्लिश कर दिया, मोनार्कियल रूल एस्टैब्लिश कर दिया। तो वो जो उस टाइम पीरियड को, जब 1815 के बाद नेपोलियन की डेथ के बाद में नए सिरे से यूरोपियन कंट्रीज में मोनार्कियल रूल एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या बोला गया है, अ न्यू कंजर्वेटिज्म। क्या बोला गया, अ न्यू कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कंजर्वेटिज्म का हिंदी में मीनिंग होता है पारंपरिक। पारंपरिक मतलब उन चीजों को अपनाना जो बहुत पहले से, सदियों से चली आ रही, दैट इज व्हाट कंजर्वेटिज्म, ठीक है। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 यानी पुरानी परंपरा को, पुराने सिस्टम को दोबारा क्या किया गया, उन कंट्रीज में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। हालांकि 100% एज इट इज, 100% एज इट इज एस्टेब्लिश करना नामुमकिन था, ठीक है। 100% वैसा का वैसा एस्टेब्लिश हो जाए ये तो संभव नहीं है, ठीक है, परंतु फिर भी बहुत सारी चीजें दोबारा एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। वो जो कब चलता था, फ्रांस के रिवॉल्यूशन के पहले, यानी मोनार्कियल रूल एस्टेब्लिश करने की कोशिश पूरी तरीके से की गई। हालांकि 100% वैसा का वैसा नहीं हो पाया। यहां तक बात आई समझ में? यस सर, यस Yes. Okay, thank you. So let us start this topic. So following the defeat of Napoleon in 1815, the European governments were driven by a spirit of conservatism. ठीक है, यानी नेपोलियन के हारने के बाद डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में जो गवर्नमेंट बनाई गई, वहां पर कंजर्वेटिज्म ने पुरानी परंपरा की तरफ लौटने का प्रयास हुआ। पुरानी परंपरा यानी पुराना सिस्टम, तो पुराना सिस्टम क्या था, मोनार्कियल रूल का था, ठीक। सो जो लोग उस कंजर्वेटिज्म को बिलीव करते थे, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स मींस दोज हु बिलीव ऑन कंजर्वेटिज्म, जो पुरानी परंपराओं को पक्ष करते हैं, पुरानी परंपराओं के पक्षधर हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी किसी एक पीरियड में, है ना, आपके कोई टीचर आपको बोले कि बेटा सुबह से प्रातः काल उठ करके सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, विद्यालय जाए तो गुरु के चरण स्पर्श करें। तो इस टाइप की सलाह यदि आपको दी जा रही है तो पर्सन किस आइडियोलॉजी में बिलीव कर रहा है, Conservative. इसलिए इस आइडियोलॉजी को बिलीव करने वाले पर्सन को हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव। व्हाट डू वी कॉल सच पर्सन, कॉन्सेप्ट आया समझ में? यस सर, Yes, sir. So the conservatives believed that, कंजर्वेटिव क्या मानते थे, ये मानते थे कि द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, ट्रेडिशनल मतलब पुराने समय से जैसा स्टेट यानी गवर्नमेंट चली आ रही है,
जैसी सोसाइटी यानी समाज का स्ट्रक्चर है। तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन क्या था? मोनार्कियल रूल। सोसाइटी में क्या होना चाहिए? चर्च की पावर, सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की मीन्स समाज में अलग अलग कास्ट का अपना एक लेवल है, तो वो क्या होना चाहिए? मेंटेन होना चाहिए। So what they said that the traditional system of politics, that is traditional system of ruling and traditional structure of society, that is the monarchy, the church, the social hierarchy, properties and the family should be preserved. इन सब स्थितियों को हमें एज इट इज दोबारा एस्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक है? So most conservatives did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. जो मैक्सिमम कंजर्वेटिव्स थे वो इस चीज को नहीं कहते थे कि हमारी सोसाइटी को प्री रिवॉल्यूशनरी डेज यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जैसी एज इट इज कंडीशन में आ जाना चाहिए। ठीक है? उनका कहना ये था कि मोनार्कियल रूल तो रहेगा, परंतु हम उन अच्छी चीजों को, उन पॉजिटिव चेंजेस को कंटिन्यू रखेंगे जिसके कारण हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को, हमारे कंट्री को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। ठीक है? So most of the conservative did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. यानी जो मैक्सिमम कंजर्वेटिव्स थे वो क्या कह रहे थे कि पूरा का पूरा 3 स्टेट सिस्टम एज इट इज दोबारा वापस नहीं लाना। ठीक है? यानी हम सिर्फ मोनार्कियल रूल एस्टेब्लिश करेंगे, चर्च का सम्मान वही रहना चाहिए, परंतु फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं वो पॉजिटिव चेंजेस को हम एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है? सो व्हाट दे रियलाइज, दे मींस जो कंजर्वेटिव थे उनका क्या मानना था कि द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, यानी नेपोलियन ने जो चेंजेस लेकर के आया था, हमने नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा है। Yes, sir. Yes, sir. है ना? He has changed the administrative system. He has made the uniform weighing and measurement system. तो उन सब चीजों के बारे में कंजर्वेटिव्स क्या मानते थे? वो ये मानते थे कि जो चेंजेस नेपोलियन ने लेकर के आया था, ठीक है, जो मॉडर्नाइजेशन किसके कारण? नेपोलियन के कारण आया, that modernization could in fact strengthen the traditional institution like the monarchy. तो कंजर्वेटिव्स मोनार्कियल रूल के सपोर्ट में थे, परंतु उन्होंने पूरा का पूरा ओल्ड सिस्टम एज इट इज लाने के लिए नहीं कहा। उनका क्या मानना था कि मोनार्की दोबारा एस्टैब्लिश होना चाहिए, परंतु यदि रिवॉल्यूशन के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उन पॉजिटिव चेंजेस से यदि हमें कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो बेनिफिट हम क्या रखेंगे? कंटिन्यू रखेंगे। तो जो कंजर्वेटिव्स थे, यानी जो मोनार्कियल रूल को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या माना? उनको ये बात समझ में आई कि नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए हैं और उसके कारण जो मॉडर्नाइजेशन आया है वो क्या करेगा? मोनार्कियल रूल को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। यानी जो कमियां पुराने मोनार्कियल रूल में थी, उन कमियों को नेपोलियन के चेंजेस के कारण हमें क्या होगा? उसका बेनिफिट मिलेगा। So it could make state power more effective and strong. उनका क्या मानना था कि जो चेंजेस नेपोलियन ने लाए हैं वो स्टेट पावर यानी मोनार्की की ताकत को क्या करेंगे? और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, और भी ज्यादा इफेक्टिव करेंगे। अ मॉडर्न आर्मी, एन इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम, everything could strengthen
द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। ठीक है, सो क्या है, एक मॉडर्न आर्मी होगी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मतलब जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले ऑफिसर्स का जो ग्रुप है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ब्यूरोक्रेसी। क्या कहलाता है बेटा, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी क्या, ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। आंचल बेटा, देयर इज सम इशू विद योर माइक, ठीक है। आंचल एक बार फिर से ऑन करो जरा। यस सर। हाँ, आर यू यूजिंग हेडफोन और डायरेक्टली कर रहे हो? डायरेक्ट है। हाँ, अभी ये कुछ गड़बड़ आ रहा था, ठीक है, चेक करा करो, ठीक है। चलो, सो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अभी मैं आपको ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझाता हूँ, है ना, क्योंकि वो जरूरी है। अच्छा, आपने कभी सुना है कलेक्टर? यस सर। कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं। यस सर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी टॉप मोस्ट ऑफिसर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट। अब एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में बहुत सारे डेप्यूटी कलेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? डेप्यूटी कलेक्टर। Deputy collectors. जैसे हम बोलते हैं ना प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, सो डेप्यूटी दैट इज वाइस कलेक्टर बोल लो। अब हर एक कलेक्टर के अंडर में, है ना, इसी तरीके से एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है। फिर इनके नीचे तहसीलदार होंगे। क्या होंगे? तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। समझ में आया? यस सर। Yes, टॉप sir. मोस्ट ऑफिसर कलेक्टर से लेकर, कलेक्टर के ऊपर भी ऑफिसर होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एंटायर सरकारी कर्मचारियों का एंटायर जो सिस्टम बना है, इनके दम पर ही क्या चलता है, कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। इतनी बात आई समझ में? यस सर। वेरी गुड, ओके। Yes, sir. सो कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा इन्हीं के बेस पे चलेगा। तो ये जो सरकारी कर्मचारियों का ये जो एंटायर सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. Okay, so a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy. Dynamic economy मतलब ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें बिजनेस करने के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल। तो जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने 1815 के बाद में इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया कि नेपोलियन ने और रिवॉल्यूशन के बाद में जो भी चेंजेस आए हैं, इन सारे चेंजेस को हमें क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि ये सारे चेंजेस को यदि हम कंटिन्यू करेंगे तो जो मोनार्कियल रूल है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो मोनार्की को और मजबूत करना है, इसलिए उन्होंने इन सारे चेंजेस को क्या किया? कंटिन्यू, ठीक है। सो मोनार्की तो एस्टेब्लिश करी, परंतु पुराना थर्ड जो 3 स्टेट वाला सिस्टम था उसमें दोबारा कोई रीएस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ। जो पॉजिटिव चेंजेस थे उन्हें कंटिन्यू रखा। तो पॉजिटिव चेंजेस क्या क्या थे? मॉडर्न आर्मीज बनी थी, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा हो गया था, सुधरा था, इकोनॉमी, हर प्रकार की बिजनेस एक्टिविटीज और ज्यादा सरल थी। देन
नेपोलियन ने क्या एबॉलिश कर दिया था? फ्यूडलिज्म एंड सर्फ। जो कंजर्वेटिव्स तो ये मानते थे इतने सारे जो पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, these changes could strengthen the autocratic monarchies of Europe. ये सारे चेंजेस यूरोप का जो मोनार्कीज है उनको क्या करेंगे? स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करेंगे। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now, in 1815, representative of the European powers, ठीक है? अब ये वो यूरोपियन पावर्स यानी वो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने मिल करके किसको हराया था? नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So, in 1815, the representatives of the European powers, which are Britain, रशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है? अब ये तीन कंट्रीज के नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे। क्यों? क्योंकि 1815 से आज की तारीख में भी ये कंट्री उसी नाम से आज भी सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ एक यूरोपियन पावर, एक किंगडम है, कौन सा बेटा? Prussia. प्रूशिया नाम की कंट्री आज के तारीख में नहीं, आप लोगों ने नहीं सुनी। उसका रीजन ये है कि उस जमाने में 1815 की हम बात कर रहे हैं, सो 1815 में प्रूशिया जो था वो एक बहुत पावरफुल जर्मन स्पीकिंग किंगडम था। यानी इस किंगडम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी सोहम टेम्बे? जर्मन। जर्मन, ठीक है। बाद में जो बाकी की जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं, हमने 39 स्टेट्स पढ़ा था ऊपर कहीं पे? हाँ सर। Yes, sir. तो बाद में ये जो 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं, इन 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स को प्रूशिया ने धीरे धीरे अपने कंट्रोल में करके और एक सिंगल कंट्री फॉर्म करी, एंड दैट सिंगल कंट्री इज नोन एज व्हाट नाउअडेज? उस सिंगल कंट्री को आज के तारीख में क्या कहा जाता है? Germany. What is the name of that single country? Now, so these four countries, Britain, Russia, Prussia and Austria, collectively defeated Napoleon. Now, after the defeat of Napoleon, these representatives sit at a place called Vienna to draw up a settlement for Europe. Now here, draw up a settlement for Europe का सेंस सिर्फ इतना है कि नेपोलियन ने जितने भी यूरोपियन कंट्रीज को जीता था और फ्रांस के लिए इन कंट्रीज ने क्या किया कि नेपोलियन के अंडर में फ्रांस का जो साम्राज्य बड़ा था उस साम्राज्य को क्या किया? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और वो जो छोटे छोटे राज्य बनाए, उन राज्यों में नेपोलियन बोनापार्ट के आने से पहले जो डायनेस्टी मोनार्कियल रूल पर एस्टैब्लिश थी उसको दोबारा क्या कर दिया? वहां का रूलर बना दिया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने अलग अलग कंट्रीज में जिन डायनेस्टीज के किंग्स को रिमूव करके अपना रूल एस्टेब्लिश किया था, उन्हीं डायनेस्टीज के रूलर्स को दोबारा इन कंट्रीज में क्या बना दिया? रूलर बना दिया। और वहां पर कौन सा रूल एस्टेब्लिश किया गया? मोनार्कियल रूल। कौन सा? Sometimes
1815 के बाद जो मोनार्कीज एस्टैब्लिश हुई हैं उन्हें ऑटोक्रेटिक मोनार्की कहते हैं। तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की टर्म इसलिए बोला गया क्योंकि अब इन मोनार्क पर और किसी का कंट्रोल नहीं था। ये जो मोनार्क थे, ये जो राजा थे, ये सब सिर्फ अपने अकेले के डिसीजन के दम पर क्या करते थे, इन किंगडम्स पर राज्य करते थे। इसलिए इन किंगडम्स के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? ऑटोक्रेटिक मोनार्की। ऑटोक्रेटिक मोनार्की। Got it? ठीक। Now, so in 1815, these representatives met at Vienna. Vienna, V-I-E-N-N-A, is a city in present-day Europe, and it is a capital of this country, Austria. ठीक है? So वियना में ये सारे लोग इकट्ठे हुए और वहां पर नेपोलियन के अंडर में जितना भी इलाका था उसका दोबारा डिवीजन करने के लिए मीटिंग हुई और उन कंट्रीज में दोबारा क्या एस्टैब्लिश करना है? मोनार्की। ठीक है? तो वो जो मीटिंग है उसको या किस शब्द से बोला गया? कांग्रेस। ठीक है? So the Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. चांसलर एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर जैसी पोस्ट होती है। जैसे हम हमारे कंट्री में हेड ऑफ द गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? द प्राइम मिनिस्टर। व्हाट डू वी कॉल? द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है? यूरोपियन कंट्रीज में स्पेशली जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट को किस पोस्ट से बोला जाता है? चांसलर पोस्ट। ठीक है? तो वो जो कांग्रेस थी, वो जो मीटिंग थी, होस्टेड मतलब उसकी अध्यक्षता किसने करी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच। द डेलीगेट्स, डेलीगेट्स मतलब इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे। okay. Now the delegates sorry, the delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815. इन लोगों ने मिलकर के जो समझौता किया, जो भी डिस्कशन किया, उसको क्या बोला गया? ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815. So what they did in this Treaty of Vienna, what was the object? The object was of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. यानी नेपोलियन के टाइम पीरियड में यूरोप में जो चेंजेस आए थे, यूरोप में चेंजेस क्या आए थे कि डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज की मोनार्की को एबॉलिश करके उन इलाकों पर किसने अपना कब्जा कर लिया था? नेपोलियन। ठीक है? So he wants to undo the changes. Undo the changes मतलब दोबारा उन डिफरेंट कंट्रीज में किसको एस्टैब्लिश कर दिया गया? पुराने मोनार्कीज को एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक? So what they did, किस तरीके से किया गया? The Bourbon dynasty, बर्बन बिस्किट्स भी आते हैं ना, खाए हैं सभी ने? अच्छा, बर्बन बिस्किट सबसे ज्यादा किसको पसंद है? मनुजा, डू यू लाइक बर्बन बिस्किट्स? Yes, sir. ओके। एंड नंदिनी? यस सर। बर्बन बिस्किट पसंद है? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। सो लुई 16 याद आया? Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। लुई 16 जो था, लुई 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी बेटा? बॉर्बन डायनेस्टी। Okay, so the Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power. यानी फ्रांस में
जो बर्बन डायनेस्टी, जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर हटा दिया गया था, उसी खानदान का एक कोई नजदीकी व्यक्ति ढूंढा गया, who could be the closest relative of the defeated king Louis XVI. Louis XVI के खानदान का जो सबसे नियरेस्ट उत्तराधिकारी था, उसको दोबारा क्या फ्रांस में किंग बना दिया। And France lost the territories it had annexed under Napoleon. नेपोलियन के अंडर में जितने भी राज्यों को, किंगडम्स को फ्रांस ने जीता था, वो सारे एरियाज और टेरिटरीज फ्रांस से छीन लिए गए। ठीक, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Series of states. Now series of states मतलब ऐसे राज्य फ्रांस के आसपास बनाए गए, सेटअप किए गए, जो फ्रांस के एक्सपेंशन को क्या करेंगे, रोकेंगे। यानी फ्रांस बहुत ताकतवर देश था, है ना, वहां के लोग कल्चरली ब्रिटेन और रशिया से बहुत ज्यादा एडवांस थे, इसलिए ब्रिटेन रशिया के लोगों को ये मालूम था कि आज न कल फ्रांस फिर से ताकतवर होगा, और यदि वो ताकतवर होगा तो कल किसे परेशान करेगा, हमें परेशान करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रांस के आसपास इस प्रकार के स्टेट्स यानी छोटे छोटे किंगडम दोबारा एस्टेब्लिश करवा दिए, जिसके कारण फ्रांस हमेशा किसमें उलझा रहेगा, उन्हीं राज्यों में उलझा रहेगा। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north. फ्रांस के नॉर्थ में एक किंगडम ऑफ नीदरलैंड एस्टेब्लिश किया, और उस किंगडम ऑफ नीदरलैंड में आज का कौन सा कंट्री शामिल था, बेल्जियम भी शामिल था। बाद में नीदरलैंड और बेल्जियम बाद में फिर से अलग हो गए, वो कहानी हमें पढ़ना नहीं। Then the area of Genova was added to the kingdom of Piedmont. Okay. Then Prussia was given important new territories on its western frontier. प्रूशिया, जिसने नेपोलियन को हराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, उसको नए इलाके उसके कब्जे में दे दिए। Likewise, Austria was given control of northern Italy. इसी तरीके से ऑस्ट्रिया के कब्जे में आज का जो इटली है उसका नॉर्दर्न पार्ट दे दिया है। ठीक, the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. ठीक है, जो 39 स्टेट्स थे, जर्मन स्पीकिंग 39 स्टेट्स, उनको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी, क्योंकि उनमें सबसे पावरफुल कंट्री कौन सा था बेटा, Russia. Russia. तो वहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं किया। देन इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, है ना, पोलैंड का कुछ हिस्सा रशिया को दे दिया। इसी तरीके से वहां पर सेक्सनी करके एक एरिया था, तो उसका हिस्सा किसको दे दिया गया, प्रूशिया। ठीक, अब ये जो भी उन्होंने उठापटक फेर बदल जो भी करी, अल्टीमेटली क्या था, द मेन इंटेंशन was to restore the monarchy that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. ने वो जो ट्रीटी ऑफ वियना था, जो भी किया, ये हिस्सा इसको दे दिया, इधर कर दिया, इधर राजा बना दिया, स्टेट्स बना दी। अल्टीमेटली मेन एम क्या था, मेन एम ये था कि वो जो मोनार्कीज थी, रेस्टोर मतलब वापस उसी पोजीशन पर पहुंचाना। हम लोग कोई फाइल डिलीट करते हैं तो कंप्यूटर में वो कहां पर जाती है, रिसाइकल बिन। और यदि हमें उस फाइल को वापस चाहिए तो हम रिसाइकल बिन में जाकर के राइट क्लिक करके कौन सी बटन दबाते हैं,
Restore. रिस्टोर की बटन क्या करती हैं? फाइल को फाइल restore को रिस्टोर की बटन उसे उसी पोजीशन में वापस ला देती है। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए। So the main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and it create a new conservative order in Europe. ठीक, conservative regime set up in 1815 were autocratic. 1815 में जो कंजर्वेटिव रेजिम मतलब जो मोनार्कियल रूल एस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है, वो जो मोनार्कियल रूल थे वो कैसे थे? ऑटोक्रेटिक। किस प्रकार के रूल थे? ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक रूल या ऑटोक्रेटिक मोनार्की इस प्रकार का मोनार्कियल रूल होता है जिसमें राजा सिर्फ अपनी मन मर्जी से शासन करेगा, यानी एक सिंगल व्यक्ति ही उस कंट्री में सारे डिसीजन लेगा। ओके, दैट टाइप ऑफ रूल इज ऑटोक्रेटिक रूल। सो 1815 के बाद जो भी रूल एस्टेब्लिश हुए वो सब कैसे थे? ऑटोक्रेटिक थे। They did not tolerate criticism and dissent. Criticism मतलब आलोचना, dissent मतलब असंतोष। We are not accepting your decision. That is what dissent. Criticism openly उस डिसीजन की बुराई करना। तो ये जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, ये जो राजा महाराजा थे, वो किसी भी प्रकार की आलोचना या असहमति को एक्सेप्ट नहीं करते थे, टॉलरेट नहीं करते थे। सो दे ऑलवेज सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसलिए ये जो राजा महाराजा थे, इनका हमेशा ये प्रयास होता था कि यदि कहीं भी कोई ऐसी घटना हो रही है, ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसके कारण उनकी पावर को चैलेंज मिल रहा है, तो उन सारी एक्टिविटीज को कर्व मतलब काट डालने का, खत्म करने का प्रयास ये लोग करते थे। मोस्ट ऑफ देम imposed censorship laws to control what was said in newspaper। ठीक है, इनमें से मैक्सिमम्स ने क्या कर रखे थे? सेंसरशिप लॉ बना दिए थे। सेंसरशिप लॉज का मतलब क्या होता है? सेंसरशिप सुना है आप लोगों ने कभी? यस सर। अच्छा, आकांक्षा श्रीवास्तव, बेटा सेंसरशिप का मीनिंग थोड़ा समझाने की कोशिश करो तो। आकांक्षा श्रीवास्तव, बेटा सेंसरशिप का मीनिंग थोड़ा बताओ तो बेटा। सर नहीं पता। नहीं पता, वेरी गुड। पक्का नहीं पता? नहीं पता? चलिए, नाउ सेंसरशिप का मीनिंग क्या होता है? सेंसरशिप मीन्स टू पुट स्टॉप ऑन एनीथिंग। किसी भी घटना पे क्या कराना? रोक लगाना। अभी उसको सेंसरशिप कहते हैं। या सेंसरशिप ऑन मीडिया का सेंस ये है कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज छप रही है, कोई पुस्तक यदि लिखी जा रही है, कोई प्ले नाटक थिएटर में हो रहा है, कोई सॉन्ग है, तो उनमें यदि क्या हो रहा था? राजा की किसी प्रकार की बुराई हो रही है, मोनार्कियल रूल का कोई अपोजिशन हो रहा है, तो उन सब चीजों को क्या करना? छपने से, पब्लिश होने से रोक देना। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज सेंसरशिप। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। So dear students, it is
11:21. Okay, so the time is over for this class and the next teacher is supposed to come. So I am being forced to bind up the session here only. So that's all for today live class, friends. Thank you. Goodbye. Enjoy. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.